नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ गांधी जी के द्वारा लिखी गई उनकी बुक है बायोऑटोग्राफी, जो कि उसका तीसरे भाग का दूसरा वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मचर्य 2। पूरी तरह विचार विमर्श और परिपक्व विवेचना के साथ मैंने सन 1906 में प्रण लिया। मैंने तय तब अपनी पत्नी के साथ अपने विचारों को साझा नहीं किया था, लेकिन जब मैं वचन ले रहा था तब मैंने उसके साथ सलाह मशविरा किया। उसे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अपने इस निर्णय पर पहुंचने में मुझे काफ़ी कठिनाई हुई। मेरे अंदर उस आश्वस्त शक्ति का अभाव था। कैसे मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख पाऊंगा? तब अपनी पत्नी के साथ कामुक रिश्ते को ख़त्म करना एक अजीब बात समझी जाती थी, लेकिन मैंने ईश्वर की शक्ति के बने रहने पर पूर्ण विश्वास के साथ अपना वचन शुरू किया। जब मैं अपने अतीत के 20 वर्ष पीछे पलटकर देखता हूँ, तब मैं आश्चर्य से भर जाता हूँ। सन 1901 के बाद से थोड़ा बहुत आत्म संयम का अभ्यास सफल रहा था, लेकिन वचन लेने के बाद मेरे अंदर जो स्वतंत्रता और खुशी का भाव मैंने महसूस किया, ऐसा अनुभव मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। वचन लेने से पहले मेरे ऊपर उत्तेजना कभी भी हावी हो सकती थी, लेकिन अब यह वचन मेरे लिए एक पक्का वचन था, जो किसी भी प्रकार की उत्तेजना से मेरी रक्षा करता। दैनिक ब्रह्मचर्य की संभावना और क्षमता मेरे लिए अधिक से अधिक खोज बनाती गई। इस वचन को मैंने तब लिया था जब मैंने फिनिक्स में था। जैसे ही मैं एम्बुलेंस के काम से आज़ाद हुआ था, मैं फिनिक्स चला गया था, जहां से मुझे जोहान्सबर्ग जाना था। वहां मेरे पास वापस जाने के 1 महीने बाद सत्याग्रह की बुनियाद रखी गई। यद्यपि मैं इससे अनजान था, यद्यपि ब्रह्मचर्य मुझे इसके लिए तैयार कर रहा था। सत्याग्रह पहले से ही बनाई गई योजना नहीं थी। यह अनायास ही बिना मेरे किसी इच्छा के आई, लेकिन मैं देख सकता था कि मेरे पहले के लिए गए निश्चय या एकदम ही मुझे इस ध्येय तक ले गए। मैंने जोहान्सबर्ग में अपनी भारी भरकम खर्चों को काफ़ी कुछ कम कर दिया था और फिनिक्स गया और वहाँ मैंने ब्रह्मचर्य का वचन लिया। यह ज्ञान की एक परिपूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य के अनुपालन का अर्थ है ब्राह्मण बनने का अनुभव होना। मैंने इसका श्रेय शास्त्रों के अध्ययन को नहीं किया। इसके एक अनुभव की तरह मेरे ऊपर प्रभाव डाला। मैंने शास्त्रों को अपने जीवन में काफ़ी बाद में पढ़ा। मेरा वचन हर दिन मुझे इस ज्ञान की ओर ले जा रहा था कि ब्रह्मचर्य असल में अपने शरीर, मन और आत्मा की सुरक्षा करता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य अब कोई कठिन तपस्या की प्रक्रिया नहीं थी। यह सांत्वना और खुशी का मामला था। हर दिन इसने मुझे एक नई सुंदरता का अनुभव करवाया, लेकिन यह खुशी बढ़ती चली गई। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हमें इसे करना मेरे लिए सरल था। यहाँ तक कि अब तक मैं 56 वर्ष से ज़्यादा का हूँ, मुझे एहसास होता है कि यह करना कितना कठिन है। हर दिन मुझे अनुभव होता है कि यह करना तलवार की धार पर चलने जैसा है और मुझे शाश्वत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। इस वचन के पालन में सबसे पहले अपनी जिह्वा पर नियंत्रण करना है। मैंने देखा कि अपनी जबान यानी स्वाद पर पूरी तरह नियंत्रण ने इस वचन को अत्यंत आसान बना दिया। इसीलिए अब मैं आहार शास्त्र से संबंधित प्रयोगों को न केवल शाकाहार बल्कि ब्रह्मचारी विचारों के साथ जोड़कर करता हूँ। इन प्रयोगों के परिणाम स्वरूप मैंने देखा कि ब्रह्मचारी का भोजन बहुत ज़्यादा और सीमित, बिना किसी मसाले और यदि संभव हो तो बिना पकाए हुए होना चाहिए। 6 वर्षों के प्रयोगों ने मुझे अनुभव कराया है कि ब्रह्मचारी का आदर्श भोजन ताज़े फल और मेवे हैं। जब मैं इस आहार पर था और जब मैंने अपना पथ्य यानी आहार बदला, तब अनुभव किया कि इसमें मुझे कामुकता भावना से भी मुक्त किया, जिसके बारे में मैं पूरी तरह से अनजान था। दक्षिण अफ्रीका में जब मैं केवल
फलों और मेवों पर जी रहा था, तब मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करने में कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ा। इसको बनाए रखने के लिए मैं कैसे कैसे फल और मेवों के आहार से वापस दूध पर गया, इसके बारे में उचित स्थान पर बातें होंगी। यह अनुभव करना काफ़ी है कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि दूध का सेवन करने पर ब्रह्मचर्य पर प्रभाव तो तभी समझा जा सकता है जब इस पर काफ़ी प्रयोग किए जाएं। मुझे अभी भी किसी फल को खोजना है जो दूध की जगह ले सके और जो मांस को बनाने और उसे आसानी से पचाने योग्य हो। डॉक्टर, वैद्य और हकीम सभी मुझे इसके बारे में बताने में असमर्थ रहे। यद्यपि मैं जानता हूँ कि दूध थोड़ी बहुत मात्रा में उत्प्रेरित का कार्य करता है, लेकिन मैं अभी कुछ समय के लिए किसी को इसे छोड़ने की सलाह नहीं दूंगा। आहार में ब्रह्मचर्य के लिए बाह्य सहायता के रूप में व्रत या उपवास करना उतना ही जरूरी है जितना आहार में चयन और प्रतिबंध करना। हमारी इंद्रियां इतनी शक्तिशाली हैं कि उनके चारों तरफ ऊपर से नीचे से एक प्रकार का बाड़ा बनाकर अपना बचाव किया जाए। यह एक सामान्य ज्ञान है कि बिना खाने के विशेष शक्तिहीन हो जाते हैं। इसीलिए उपवास को उन पर नियंत्रण रखने के लिए किया जाता है और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बहुत सहायता होते हैं। कुछ पर व्रत का ही कोई असर नहीं या फ़ायदा नहीं होता है। यह सोचना कि उपवास केवल उन्हें इसके प्रति सुरक्षित करेगा। वे अपने शरीर को बिना भोजन के रखते हैं, लेकिन अपने मन में कौन कौन से स्वादिष्ट व्यंजनों को खाएंगे और पिएंगे, तब वे इस उपवास को तोड़ेंगे, इसके बारे में ही सोचते रहते हैं। इस तरह की विचारधारा के साथ न तो उनकी जिह्वा और न ही उनकी कामुकता पर कोई नियंत्रण बन पाता है। उपवास तभी लाभदायक होता है जब मन भूखे शरीर के साथ सहयोग करता है। यदि यह ऐसे चीज़ों के प्रति अरुचि रखे जो शरीर में नहीं ली जा रही है। मन ही सब कामनाओं और इच्छाओं का मूल आधार है। इसीलिए उपवास का सीमित उपयोग है, क्योंकि उपवास करते समय मन इच्छाओं से बहक सकता है। लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने और उसे सफल बनाने के लिए उपवास कामुकता और वासना को निकालने हेतु जारी है। कई आकांक्षी ब्रह्मचर्य में असफल हो जाते हैं क्योंकि अपनी अन्य इंद्रियों का उपयोग वे अन्य लोगों की तरह उसी प्रकार करते हैं जैसे कि उन्होंने ब्रह्मचर्य का वचन नहीं लिया है। उनका प्रयत्न ठीक उसी प्रकार है जैसे भरी गर्मी के दिनों में कोई सर्दी से बचने का प्रयास करता है। एक ब्रह्मचारी के जीवन और अन्य के जीवन शैली के बीच एक स्पष्ट रेखा होनी चाहिए। उनके बीच का अंतर बहुत स्पष्ट होता है और यह विभिन्नता दिन के उजाले की तरफ साफ होनी चाहिए। आँखों का प्रयोग दोनों ही करते हैं वहीं, लेकिन एक तरफ जहाँ ब्रह्मचारी इसका उपयोग ईश्वर की महिमा और गौरव को देखने के लिए करता है, वहीं दूसरा जो ब्रह्मचारी नहीं है वह अपने चारों ओर निरर्थक चपलता को देखने में करता है। दोनों अपने कानों का उपयोग करते हैं, एक कुछ नहीं केवल ईश्वर के गुणों को सुनता है, दूसरा बकवास और अशिष्ट कथनों को सुनता है। दोनों देर रात तक जागते रहते हैं, एक प्रार्थना में समर्पित करता है, वहीं दूसरा बेकार उलूल कामों और व्यर्थ के अमोद प्रमोद में बताता है। दोनों ही अपने अंदर के पुरुष को दिखाते हैं, एक भगवान के मंदिर को ठीक रखने के लिए, जबकि दूसरे भरपेट खाता है और पवित्र बर्तन रखने के लिए जबकि दूसरे भरपेट खाता है और पवित्र बर्तन को एक बदबूदार नाली बनाता है। इस प्रकार दोनों की जीवन शैली एक दूसरे के एकदम विपरीत है और समय के साथ उनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपने विचारों, कथन और कर्म की इंद्रियों पर नियंत्रण। हर दिन मैं यह अनुभव ज़्यादा से ज़्यादा करने लगा हूँ कि स्वयं पर इस तरह का नियंत्रण लगाना
अत्यंत आवश्यक है। त्यागने की संभावनाओं का कोई अंत नहीं है और इसके सामने ब्रह्मचर्य की शर्तों की अनिवार्यता कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के ब्रह्मचर्य को सीमित प्रयासों से पाना असंभव है। कईयों के लिए यह एक आदर्श की तरह रहता है। ब्रह्मचर्य के बाद एक आकांक्षी हमेशा अपनी कमियों के प्रति जागरूक रहेगा और अपने हृदय के अंदर छुपी भावनाओं को निकाल फेंकेगा और उसके छुटकारा पाने का प्रयत्न करेगा। जब तक इच्छा शक्ति के पूर्ण नियंत्रण में विचार नहीं रहेंगे तब तक पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अनैच्छिक विचार मन का स्नेह है और विचारों को रोकने का अर्थ है मन को रोकना। फिर भी अपने अंदर में बसे भगवान मन को भी नियंत्रित करना संभव बनाते हैं। यह किसी को नहीं सोचना चाहिए कि यह असंभव है, क्योंकि यह कठिन है। यह सर्वोच्च लक्ष्य है और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि सबसे ऊंचा प्रयास इसे मानने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन भारत में वापस आने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि इस प्रकार के ब्रह्मचर्य को मानवीय प्रयासों द्वारा प्राप्त करना असंभव है। तब तक मैं इस भ्रम में इतनी मेहनत कर रहा था कि फलाहार के द्वारा ही मैं अपनी सभी भावनाओं को समाप्त कर सकूंगा और मैं यह सोचकर अपने को शाबाशी दे रहा था कि इसके आगे मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। अपने संघर्ष वाले जीवन के उस पड़ाव के बारे में अनुमान नहीं लगाना चाहिए। इस बीच मुझे यह भी स्पष्ट करना है कि वे लोग जो ब्रह्मचर्य को देखने की इच्छा इसीलिए रखते हैं कि ईश्वर का अनुभव करेंगे, उन्हें हताश होने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ शर्त यही है कि उनका ईश्वर पर विश्वास और उनके अपने प्रयासों पर विश्वास बराबर हो। विषयता विनिवर्तते निरासाहस्य देहिनी रसोर्सस्य पर दृष्टवा निवर्तते। अर्थात एक संयमी आत्मा से विषय वस्तु वाली इंद्रियां दूर हो जाती हैं या अपनी पसंद, चाहे वह स्वाद हो या चीज़, उसे अपने पीछे छोड़ देती है। यह पसंद या स्वाद भी उस सर्वोच्च की प्राप्ति के साथ गायब हो जाता है। इसीलिए उसका यानी ईश्वर का नाम और उसकी दया किसी भी आकांक्षा के लिए मोक्ष के बाद आखिरी उपास है। इस सच का अनुभव मुझे तभी हुआ जब मैं भारत वापस आया। अनुसूची 9 सादा जीवन। मैंने चैन और आराम वाली ज़िंदगी शुरू की थी, लेकिन यह प्रयोग ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। यद्यपि मैंने घर को बहुत सावधानी और ध्यान के साथ सुसज्जित किया था, लेकिन फिर भी यह मुझे नहीं बांध सका। इससे पहले कि मैं इस प्रकार के जीवन को शुरू करता, मैंने घर के खर्चों को कम करना शुरू कर दिया। धोबी का बिल काफ़ी ज़्यादा था और इसके अलावा वह कभी समय पर नहीं आता था। यहाँ तक कि 3 दर्जन कमीज़ें और वकील वाले कॉलर कम पड़ जाते। यदि रोज़ नहीं तो एक दिन छोड़कर कॉलर को बदलना पड़ता था। इसका अर्थ था दुगना खर्च, जो मुझे निरर्थक लगा। मैं कपड़े धोने पर एक पुस्तक लाया और कपड़े धोने की कला को सीखा और अपनी पत्नी को भी सिखाया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि इससे मेरा काम बढ़ा, लेकिन साथ ही यह नवीनता एक खुशी भी लाई। मैं पहली बार अपने कॉलर धोने को कभी धुल नहीं सकता। मैंने ज़रूरत से ज़्यादा मांड ली थी और इस्त्री ज़्यादा गर्म नहीं थी। इस डर से कि कहीं कॉलर जल न जाए, मैंने इसको ज़ोर से नहीं दबाया था। इसका परिणाम यह हुआ कि यद्यपि कॉलर काफ़ी बड़ा था, इसमें लगी ज़्यादा मांड लगातार गिर रही थी। मैं कॉलर लगाकर कोर्ट गया था और इस प्रकार अपने अन्य वकील भाइयों के बीच उपहास का पात्र भी बना। लेकिन उन दिनों भी मेरे पर उपहास का कुछ असर नहीं पड़ा था। ठीक है, मैंने कहा, यह मेरा अपने कॉलर को धोने का पहला प्रयोग था, इसीलिए यह स्टार्च झड़ा, लेकिन इससे मैं परेशान नहीं हुआ।
और फिर इसने मुझे इतना मज़ा भी दिया। लेकिन यहाँ कपड़ा धोने वालों की कोई कमी तो नहीं है? एक मित्र ने पूछा। धुलाई का बिल बहुत ज़्यादा है? मैंने जवाब दिया। एक कॉलर धोने की कीमत कॉलर की कीमत के बराबर है, और फिर भी इसके बावजूद हमेशा धोबी पर आश्रित भी होना पड़ता है। मैं अपने कपड़े स्वयं धोना पसंद करता हूँ, लेकिन मैं अपने दोस्त द्वारा अपनी स्वतः सहायता के लिए प्रशंसा नहीं बटोर पाया। कुछ ही समय में मैं एक कुशल धोबी बन गया था। जहाँ तक मेरे कार्य करने का सवाल था, और मेरी धुलाई एक धोबी से कम स्तर की नहीं थी। मेरे कॉलर भी औरों की तरह कड़क और चमकदार होते थे। जब गोखले जी दक्षिण अफ्रीका आए, उनके पास एक स्कार्फ था जिसे महादेव गोविंद रणाडे ने उन्हें उपहार में दिया था। वे इस यादगार को बहुत संजोकर रखते थे और केवल विशेष अवसरों पर ही उसे उपयोग में लेते थे। एक बार ऐसे ही अवसर पर जोहान्सबर्ग के भारतीयों ने उनके सम्मान में एक भोज आयोजित किया, जिसमें उनके स्कार्फ में सलवटें पड़ी हुई थी और उसे प्रेस करने की आवश्यकता थी। उसे लॉन्ड्री भेजना और समय पर वापस पाना संभव नहीं था। मैंने उन्हें अपनी कला को आजमाने का प्रस्ताव दिया। मैं तुम्हारी काबिलियत पर एक वकील की तरह विश्वास कर सकता हूँ, लेकिन एक धोबी की तरह नहीं, गोखले जी ने कहा। क्या होगा अगर यह खराब हो गया तो? तुम्हें पता है यह मेरे लिए क्या मायने रखता है? इसके साथ ही उन्होंने खुशी खुशी उस उपहार की कहानी सुनाई। मैंने फिर भी उसे प्रेस करने पर जोर दिया और उन्हें अपने उत्कृष्ट कार्य की गारंटी दी। फिर मुझे प्रेस करने की इजाज़त मिल गई और उनकी तरफ से प्रशंसा भी मिली। इसके बाद यदि पूरी दुनिया मेरी इस कला की प्रशंसा न भी करे, तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे किसी अन्य के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार मैंने स्वयं को धोबी की गुलामी से मुक्त किया, मैंने नाई की निर्भरता को भी निकाल फेंका। इंग्लैंड में सभी कम से कम दाढ़ी सेव करने की कला सीखते हैं, लेकिन अभी तक मेरी जानकारी में कोई भी नहीं था जिसने स्वयं के बाल काटना भी सीखा हो। मुझे यह भी सीखना था। मैं एक बार प्रिटोरिया में एक अंग्रेज़ बाल काटने वाले के पास गया। उसने बड़े तिरस्कारपूर्ण ढंग से बाल काटने से मना कर दिया। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन तुरंत ही एक जोड़ी बाल काटने वाला क्लियर लिया और शीशे के सामने अपने बाल काट दिए। मैं आगे के बाल काटने में काफ़ी कुछ सफल हो गया था, लेकिन पीछे के बाल खराब हो गए थे। कोर्ट में मेरे दोस्त खूब हंसे। गांधी, तुम्हारे बालों को क्या हो गया? क्या चूहे ने चुन दिया? क्या चूहे ने कुछ किया है? नहीं गोरे, नहीं रे, मेरे बालों को छूने से मना कर दिया। मैंने कहा, इसलिए मैं खुद के बाल ऐसे ही आता। लेजेंड आदमी वैसे ही होती। गांधी, तुम्हारे बालों को क्या हो गया? क्या चूहे ने कुछ किया है? नहीं, गोरे नाई ने मेरे बालों को छूने से मना कर दिया। मैंने कहा, इसीलिए मैं अपने खुद के बाल खुद ही काटने बेहतर समझा, चाहे वे कितने भी खराब क्यों न कटे हों। मेरा यह जवाब सुनकर उन्हें थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। यह नाई की गलती नहीं थी कि उसने मेरे बालों को काटने से मना किया। यदि वह अश्वेत लोगों के बाल काटता तो वह अपने रिवाज को तोड़ देता। हम अपने नाई को अछूतों के बाल नहीं काटने देते। मुझे दक्षिण अफ्रीका में इसका इनाम मिला, एक बार नहीं बल्कि कई बार, और यह हमारे पापों की सज़ा थी। इस विचार ने मुझे क्रोधित होने से रोका। मेरा स्वतः
सहायता और सादगी के लिए जुनून किस प्रकार अपने चरम तक पहुंचा, इसका मैं उचित स्थान पर वर्णन करूंगा। इसका बीज बहुत पहले ही बोया जा चुका था, केवल इसे जड़ फूंक और फल निकालने के लिए पानी देने की आवश्यकता थी और उसे पानी देने की आवश्यकता उपयुक्त समय में आई। 10वां बोअर का युद्ध। मुझे सन 1897 और 1899 के दौरान कई अनुभवों को छोड़कर सीधे बोअर युद्ध पर आना पड़ेगा। जब इस युद्ध की घोषणा हुई तब मेरी निजी सहानुभूति बोअर के साथ थी, लेकिन मेरा विश्वास था कि ऐसे मामलों में मेरा कोई अधिकार नहीं था कि मैं अपनी निजी राय लागू करूं। इसको मैंने दक्षिण अफ्रीका में अपने सत्याग्रह के इतिहास के दौरान बहुत सूक्ष्मता के साथ निपटाया और यहाँ मैं इसे दोहराना नहीं चाहता। मैं जो इसमें उत्सुक है उन्हें इन पेजों को देखने के लिए कहूँगा। यहाँ कहना काफ़ी है कि मेरे अंग्रेजी राज के प्रति निष्ठा ने मुझे युद्ध में अंग्रेज़ों के साथ भाग लेने के लिए प्रेरित किया। मुझे लगा कि इस तरह मेरा यह कर्तव्य है कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उनके साथ रहूं। उस समय मेरा सोचना था कि भारत पूरी तरह से मुक्त केवल अपने द्वारा और ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा पा सकता था। इसीलिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोग मिल सकते थे, मैंने उन्हें एकत्रित किया और बहुत मुश्किल से उनकी सेवाओं की स्वीकृति एम्बुलेंस कार्य की तरह करवाई। एक सामान्य अंग्रेज की सोच थी कि भारतीय कायर होते हैं, वे किसी भी प्रकार के खतरे या अपने स्वार्थ के अलावा कुछ भी नहीं करने योग्य थे। मेरे कई अंग्रेज मित्रों ने इसी विचारधारा के कारण मेरी योजना पर पानी फेरने की कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टर बूथ ने पूरे दिल से मेरा समर्थन किया। उन्होंने हमें एम्बुलेंस के काम में प्रशिक्षण दिया। हमने सेवा करने के लिए स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र हासिल किया। मिस्टर लाफ्टन और मिस्टर स्काम्बले ने भी उत्साहपूर्वक इस योजना का समर्थन किया और हमने युद्ध में सबसे आगे के क्षेत्र में सेवा के लिए आवेदन दिया। सरकार ने हमारे प्रार्थना पत्र पाने पर हमें धन्यवाद दिया, लेकिन कहा कि उस समय हमारी सेवाएं की आवश्यकता नहीं है। मैं इस इनकार से संतुष्ट नहीं था। डॉक्टर बूथ के परिचय पत्र को लेकर मैं नेटल के बिशप से मुलाकात करने गया। वहाँ हमारे दल में कई भारतीय ईसाई भी थे। बिशप हमारे प्रस्ताव से बहुत प्रसन्न हुए और हमें वचन दिया कि वे सेवा स्वीकार करवाने में हमारी मदद करेंगे। समय भी हमारे साथ था। बोअर योद्धाओं ने काफ़ी साहस, दृढ़ निश्चय और बहादुरी दिखाई थी, जिसकी उनसे अपेक्षा नहीं थी, और आखिर उन्हें हमारी सेवाओं की ज़रूरत पड़ ही गई। हमारी कार्प में 1100 मजबूत कार्यकर्ता और साथ में 40 लीडर थे। करीबन 300 आज़ाद भारतीय थे और बाकी अनुबंधित भारतीय थे। डॉक्टर बूथ की हमारे साथ थे। कोर ने बहुत अच्छे ढंग से प्रदर्शन किया। यद्यपि हमारा काम गोलीबारी की रेखा से बाहर था, हमारे पास रेड क्रॉस की सुरक्षा भी थी। हमें एक नाजुक और गंभीर समय पर गोलीबारी की लाइन के अंदर सेवा देने के लिए कहा गया। इसके लिए हमने नहीं कहा था। इसके लिए हमने नहीं कहा था। अधिकारी वर्ग भी हमें गोलीबारी के क्षेत्र में नहीं रखना चाहता था, लेकिन जब उन्हें स्पियन कूप से खदेड़ा गया तब स्थिति बदल चुकी थी और जनरल बुलर ने संदेश भेजा कि हालांकि यह खतरा मोल लेना जरूरी है, लेकिन सरकार आभारी रहेगी यदि हम ऐसे करेंगे और घायल सिपाहियों को युद्ध क्षेत्र के दौरान मैदान से बाहर ला सके तो हमें कोई हिचकिचाहट नहीं थी। इसीलिए स्पियन कोप पर उन्होंने हमें गोलीबारी की रेखा पर कार्य करते देखा। इन दिनों हमें 20 से 25 मील घायल सिपाहियों को स्ट्रेचर पर रखे हर दिन मार्च करते हुए जाना होता था। घायलों को लाते समय हमें जनरल वुडगेट जैसे सिपाही को लाने का भी सौभाग्य मिला था। 6 हफ्ते की सेवा के बाद कोर्प को ख़त्म कर दिया गया। स्पियन कोप और वालक्रांज से वापस आने के बाद ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ने लेडी स्मिथ और अन्य स्थानों को
छुड़ाने की योजना को रद्द कर दिया और जब तक इंग्लैंड और भारत से सहायता न आ गई जाए तब तक धीरे धीरे आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया। हमारे विनम्र काम को बहुत सराहा गया और भारतीयों की प्रतिष्ठा बढ़ी। अखबारों ने थोड़ा संकोच के साथ प्रशंसनीय कविताएं छपी। आखिर हम साम्राज्य के पुत्र हैं। जनरल बूलर ने अपने पत्र में कार्प के कार्य की सराहना की और नेतृत्व करने वालों को युद्ध के मेडल पुरस्कार में दिए। भारतीय समुदाय अब बेहतर ढंग से संगठित हो गया था। इसके बीच एक महान जागरूकता पैदा हुई यह एहसास कि हम हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, तमिल, तेलुगु, गुजराती, सिंधी सभी भारतीय थे और एक ही मातृभूमि की संतान थे। यह भाव सभी के अंदर तक समा गया था। हर एक का विश्वास था कि भारत की तकलीफों को जरूर सुधारा जाएगा। इस समय मेरे गोरे लोगों का व्यवहार भी काफ़ी बदल गया था। युद्ध के समय जो हमारे रिश्ते बने थे वह बहुत मधुर थे। हमारा संपर्क हजारों सिपाहियों के साथ बन गया था। वे हमारे साथ मित्रवत व्यवहार कर रहे थे और हमारी सेवा के लिए आभारी थे। मैं अपनी मीठी यादों को बताने से नहीं रोक पा रहा हूँ कि कैसे सबसे कठिन और परीक्षा की घड़ी में मानवीय प्रकृति अपना सर्वश्रेष्ठ दिखाती है। हम सिवले कैंप की तरफ परेड करते हुए जा रहे थे जहां लॉर्ड रॉबर्ट के पुत्र लेफ्टिनेंट रॉबर्ट तैनात थे। उन्हें बहुत गहरी चोट लगी थी। हमारे कार्प को उन्हें युद्ध क्षेत्र में मैदान से बाहर लाने का सुअवसर मिला था। वह दिन बहुत गर्मी और उमस वाला दिन था। सबको बहुत पानी की प्यास लग रही थी। वहाँ पर एक छोटी सी नदी थी जहाँ हम अपनी प्यास बुझा सकते थे, लेकिन पहले कौन पानी पिएगा? प्रश्न यह था कि हमने प्रस्ताव रखा कि टॉमियों की प्यास बुझाने के बाद हम जाएंगे, लेकिन उन्होंने पहले पीने से मना कर दिया और पहले हमें पानी पीने के लिए कहा। थोड़ी देर तक यह खुशनुमा प्रतिस्पर्धा चलती रही। हर एक दूसरे को पहले अपनी प्यास बुझाने के लिए जोर दे रहा था। 11 स्वच्छता सुधार और अकाल राहत। मेरे लिए यह बहुत असंभव है स्वयं को समझना कि समुदाय का एक भी सदस्य बिना किसी उपयोग के रहे। मैं हमेशा समुदाय की कमजोरी को छुपाने या बढ़ावा देने से नफरत करता हूँ, अथवा अपनी कमजोरी या दाग को मिटाए बगैर उसके अधिकार पर जोर देने से भी नहीं बच इसीलिए जब से मैं नेटल में रहने लगा, अपने समुदाय को किसी भी आरोप पर उसे बचाने की मेरी भरपूर कोशिश रही है, लेकिन यह सब मैंने सच का साथ देते हुए किया। यह आरोप हमेशा भारतीय समुदाय पर लगता रहा है कि भारतीयों ने कुछ आदतें स्पष्ट रूप से मौजूद थी। वे अपना घर और आसपास के वातावरण को साफ नहीं रखते थे। समुदाय के मुख्य पुरुष वर्ग ने अपने घरों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया था, लेकिन घर का परीक्षण तभी होता जब खबर आती कि डरबन में प्लेग फैलने वाला है। शहर के बड़े जो हमारा सहयोग चाहते थे, उनके साथ सलाह मशविरा करके और उनकी सहमति पाकर हमने यह कहना शुरू किया। हमारे सहयोगी ने उनका कार्य आसान कर दिया और हमारी कठिनाइयाँ भी कम कर दी, क्योंकि जब कभी भी प्लेग फैलता तब कार्यकारी अधिकारी सामान्यतः बहुत बेचैन और अधीर हो जाते। वे काफ़ी कड़े तरीकों को आजमाते और ऐसा दिखाते जैसे उन पर बहुत दबाव है। समुदाय ने इस जोर जबरदस्ती से स्वयं को अपनी इच्छा से सफाई के उपाय अपनाकर स्वयं को उनके उत्पीड़न से बचाया। लेकिन मेरे कुछ कड़वे अनुभव भी हैं। मैंने देखा कि मैं इतनी आसानी से समुदाय की सहायता पर निर्भर नहीं रह सकता था, जो इन कार्यों को करना कर्तव्य समझकर खुद करें।
जिससे मैं अपने अधिकारों की मांग कर सकूं। कई जगह मेरी बेइज्जती की गई, कई जगह लोग बेपरवाह थे। लोगों के लिए मन लगाकर अपने वातावरण को साफ रखना बहुत बोझ लगता था। यह आशा करना कि उन्हें इस काम के लिए कुछ पैसा मिलेगा, इसका तो प्रश्न ही नहीं था। मेरे अनुभव ने मुझे सिखाया कि बिना असीमित धैर्य रखे लोगों से किसी भी प्रकार का काम करवाना असंभव था। यह एक सुधारक है जो सुधार के लिए उत्सुक है, समाज नहीं जिनसे उसे कुछ विशेष नहीं बल्कि विरोध, घृणा, यहाँ तक कि नश्वर उत्पीड़न से ज़्यादा कुछ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जिस चीज़ या काम को एक सुधारक अपने जीवन की तरह प्रिय समझता है, उसे समाज प्रतिगमन अथवा कम स्तर वाला क्यों मानता है। इसके बावजूद इस आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि भारतीय समुदाय ने अपने घरों और वातावरण को साफ सुथरा रखने की ज़रूरत को किसी तरह समझना सीख लिया। मैंने अधिकारियों का सम्मान हासिल किया। उन्होंने देखा कि यद्यपि मेरा अपना काम यानी वकालत का पेशा अपना विरोध जताने और अपने अधिकारों के लिए लड़ना था, लेकिन इसके साथ साथ मैं आत्मशुद्धि के लिए भी उतना ही उत्सुक और उत्साहित भी था। एक बात अभी और करनी बाकी थी, यानी भारतीय सिपाहियों के अंदर मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों की चेतना को जगाना था। भारत एक गरीब देश था और भारतीय उपनिवेशक धन अर्जन के लिए दक्षिण अफ्रीका गए और उन्हें अपनी कमाई और आमदनी का एक हिस्सा अपने देशवासियों को इस विपत्ति समय में उनके फायदे के लिए देना चाहिए। यहाँ के भारतीय उपनिवेशकों ने सन 1897 और 1899 के भयानक अकाल के समय में अपने देशवासियों की भरपूर सहायता की थी। उन्होंने अकाल राहत के लिए खुले दिल से अनुदान दिया, यहाँ तक कि उनकी दी गई धनराशि सन 1897 की अपेक्षा सन 1899 में कहीं अधिक थी। हमने अंग्रेज़ों से भी फंड जुटाने की योजना की याचना की और उन्होंने भी अच्छी प्रतिक्रिया दी। यहाँ तक कि अनुबंधित भारतीयों ने भी इसमें अपना हिस्सा दिया और इस तरह की प्रणाली जो इस अकाल के समय शुरू की हुई वह तब से जारी है। और हम जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के भारतीय कभी भी मुसीबत या दुर्दिनों के समय में ज़्यादा से ज़्यादा धन भेजने में कोई कमी नहीं करते हैं। इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की सेवा ने मुझे सत्य के परिणाम को हर स्तर पर दिखाया। सत्य एक विशाल वृक्ष की तरह है जिसे जितना ज़्यादा आप पालते पोसते हैं उतना ही ज़्यादा यह आपको फल देता है। जितना ज़्यादा सच के खदान को खोदने उतना ही ज़्यादा वहाँ पर दबे हुए रत्न बाहर निकलेंगे। यह सब एक नए द्वार के रूप में या सेवा के और अधिक तरीकों के रूप में प्राप्त होगा। भारत पारसी। जब मैं युद्ध के कर्तव्य के निवृत्त हुआ तब मुझे लगा कि मेरा काम अब दक्षिण अफ्रीका में नहीं बल्कि भारत में है। ऐसा नहीं था कि दक्षिण अफ्रीका में करने के लिए कुछ नहीं था। मुझे डर लगा कि वहाँ मेरा मुख्य व्यवसाय केवल अधिक धन कमाना ही रह जाएगा। घर पर मित्र भी मुझे लौटने पर जोर दे रहे थे और मुझे भी लगा कि मुझे भारत को अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं देनी चाहिए। और जहाँ तक दक्षिण अफ्रीका में काम करने का प्रश्न था, वहाँ मैसर्स खान और मनसुख लाल नागर थे। इसीलिए मैंने अपने सहयोगियों को मुझे मुक्त करने के लिए कहा। बहुत कठिनाइयों के बाद कुछ शर्तों के साथ वे मुझे छोड़ने के लिए तैयार हुए। शर्त यह थी कि ज़रूरत पड़ने पर मैं 1 वर्ष के अंदर वापस दक्षिण अफ्रीका आऊँगा। जिस तरह का प्रेम मुझे समुदाय से मिला था, मैंने उनकी मांगों को स्वीकार किया। ईश्वर ने मुझे एक प्रेम के सूती धागे से बांध लिया है। मैं उनका बंधक गुलाम हूँ। मीराबाई ऐसा गाती हैं और मेरे लिए भी यह प्रेम का सूती धागा मुझे अपने समुदाय से इतनी शक्ति के साथ बांधता है जिसे तोड़ना संभव नहीं है।
लोगों की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है और यहाँ दोस्तों की आवाज़ इतनी सच्ची है कि मैं इसे अस्वीकार नहीं कर सकता। मैंने उनकी शर्तें स्वीकार की और उनसे जाने की इजाज़त ली। इस समय मैं केवल नेटल के साथ बहुत घनिष्ठता के साथ जुड़ा रहा था। नेटल के भारतीयों ने मुझे प्रेम रूपी शहद में नहलाया था। हर जगह मेरे लिए विदाई समारोह आयोजित हुई और लोगों ने मुझे मांगे उपहार भेंट दिए। जब मैं सन 1896 में भारत वापस आया तब तक भी मुझे उपहार मिले थे, लेकिन इस बार विदाई समारोह अत्यंत भावुक था। उपहार में सोने और चांदी भी था। उसमें काफ़ी कीमती हीरे की वस्तुएं भी थी। मुझे क्या अधिकार था इतने उपहारों को लेने का? उनके स्वीकार करके मैं कैसे अपने को मना पाऊंगा कि मैं समुदाय की सेवा बिना पुरस्कृत किए जाने की भावना के साथ कर रहा था। केवल कुछ अपने मुवक्किलों को छोड़कर सभी अन्य उपहार समुदाय की मेरी सेवाओं के लिए दिए गए थे और मैं अपने मुवक्किलों और सहयोगियों में कोई भेदभाव नहीं कर सकता था, क्योंकि मुवक्किलों ने भी मेरी सार्वजनिक कार्यों में मदद की थी। एक उपहार सोने का नेकलेस था जो करीब 50 गिन्नी का रहा होगा। वह मेरी पत्नी के लिए था, लेकिन वह उपहार भी मेरे द्वारा किए गए सार्वजनिक कार्य की वजह से था और इसे बाकी उपहारों से अलग नहीं किया जा सकता था। जिस संध्या को मुझे ये उपहार मिले उस रात मैं सो नहीं पाया। मैं अपने कमरे में परेशान इधर उधर घूमता रहा, लेकिन इसका हल नहीं ढूंढ पाया। इन उपहारों को, जिनका मूल्य सैकड़ों में था, उन्हें यूं ही जाने देना भी मुश्किल था और उससे ज़्यादा कठिन उन्हें अपने पास रखना था। यदि मैं उन्हें रख भी लेता तो मेरे बच्चों का क्या, मेरी पत्नी का क्या होगा? उन्हें सेवा की जीवन का प्रशिक्षण दिया गया था, वह भी इस धारणा के साथ कि सेवा स्वयं में एक पुरस्कार है। मेरे घर में कोई भी मांगे आभूषण नहीं थे। हम अपनी ज़िंदगी को बहुत तेज़ी से सादगी भरा बना रहे थे। हम कैसे सोने की घड़ी रख सकते थे? कैसे हम सोने के चैन और हीरे की अंगूठी पहन सकते थे? मैं उस समय भी लोगों को आभूषणों के प्रति मोह को त्यागने के लिए कह रहा था। जब मैं इन आभूषणों का क्या करूँगा जो मेरे पास आ गए हैं? मैंने निर्णय लिया कि मैं इन सामानों को नहीं रख सकता। मैंने एक चिट्ठी लिखी जिसमें मैंने उनका समुदाय के प्रति विश्वास बनाते हुए एक ट्रस्ट बनाया और पारसी रुस्तम जी और अन्य को ट्रस्टी नियुक्त किया। अगली सुबह मैंने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सलाह मशविरा किया और आखिर में उस भारी भरकम दुख स्वप्न से छुटकारा पाया। मैं जानता था कि मुझे अपनी पत्नी को मनाने में मुश्किल होगी, लेकिन मुझे यकीन था जहाँ तक बच्चों का सवाल था, मुझे उन्हें समझाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसीलिए मैंने उन्हें अपना वकील बनाया। बच्चे तुरंत मेरे प्रस्ताव पर तैयार हो गए। हमें इन मांगे उपहारों की ज़रूरत नहीं है, हमें उन्हें समुदाय को वापस कर देना चाहिए और यदि कभी हमें उनकी ज़रूरत नहीं तो हम उन्हें आसानी से खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा। मैं बहुत प्रसन्न था। तब क्या तुम अपनी माँ को मना सकोगे? मैंने उनसे पूछा। निश्चित रूप से, उन्होंने जवाब दिया। यह हमारी जिम्मेदारी है। उन्हें इन आभूषणों को पहनने की ज़रूरत नहीं है, वे हमारे लिए रखना चाहेंगी और यदि हमें उनकी ज़रूरत नहीं है तब वे क्यों उनसे अलग होने के लिए तैयार होंगी? लेकिन यह सब कहना आसान था, करना नहीं। मेरी पत्नी ने कहा, तुम्हारे बच्चों को ज़रूरत नहीं होगी, उन्हें मनाओ, वे तुम्हारे कहने पर चलेंगे। मैं समझ सकती हूँ कि आप मुझे उन्हें पहनने की इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन मेरी बहुओं का क्या? उन्हें निश्चित रूप से उनकी ज़रूरत होगी और कौन जानता है कि कल क्या होगा। मैं इतने प्यार से दिए गए उपहारों को वापस नहीं दूंगी। इस प्रकार तर्कों का तूफान जारी रहा। वह मजबूती के साथ अपनी बात पर अड़ी रही। आखिर रोक कर अपना विरोध जताया, लेकिन बच्चे भी अपनी बात पर कायम थे और मैं इन सबसे अप्रभावित
था। मैंने बहुत नरमी से कहा, बच्चों का अभी विवाह होना शेष है। हम उनका इतनी युवावस्था में विवाह नहीं करना चाहते। जब वे बड़े होंगे तब वे अपनी देखभाल कर सकते हैं। और यह तो निश्चित है कि हमें अपने पुत्रों के लिए ऐसी बहुएं नहीं चाहिए जिन्हें आभूषण का शौक हो। यदि होगा भी तो उन्हें देने के लिए मैं हूँ। तब तुम मुझसे कहना आभूषण खरीदने के लिए आपसे पूछूं। मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। आपने मुझे मेरे आभूषणों से वंचित किया। आप मुझे उनके साथ चैन से नहीं रहने देंगे। यह तो आश्चर्य की बात है कि आप मुझे अपनी बहुओं के लिए आभूषण खरीदने का प्रस्ताव दे रहे हैं। आप जो आज से मेरे बच्चों को साधु बनाने की सोच रहे हैं। नहीं, आभूषणों को वापस नहीं किया जाएगा। और आपका मेरे आभूषण पर क्या अधिकार है? मैंने जोर दिया। क्या जो नेकलेस तुम्हें मिले हैं वह तुम्हारी सेवाओं के लिए हैं या मेरी सेवाओं के लिए? मैं मानती हूँ, लेकिन आपके द्वारा दी गई सेवाएं मेरे द्वारा दी गई सेवाओं की तरह हैं। मैंने बहुत परिश्रम किया और जितना कुछ मैंने सहा है, क्या वह सेवा नहीं है? आपने मुझ पर हर तरह का जोर डाला। मुझे खून के आंसू पिलाकर मैंने उनके लिए गुलामों की तरह काम किया। ये तीर मुझ पर छोड़े जा रहे थे और कुछ सही भी थे, लेकिन मैंने आभूषणों को वापस करने का निर्णय ले लिया था। मैं किसी तरह से उनसे स्वीकृति लेने में सफल हो गया। सभी उपहार जो मुझे सन 1896 और 1901 तक मिले थे उन्हें लौटा दिया गया। एक ट्रस्ट डीड न्याय लेख तैयार की गई और उन्हें बैंक में जमा कर दिया गया, जिन्हें सार्वजनिक सेवा के लिए उपयोग किया जाना था। यह मेरी और उन ट्रस्टियों की इच्छा थी। अक्सर जब कभी मुझे सार्वजनिक कार्यों के लिए फंड की आवश्यकता हुई तब मुझे लगा कि ट्रस्ट से धन निकाला जा सकता है, लेकिन मैं सचमुच समुचित धन का इंतजाम कर पाया। इस वजह से ट्रस्ट का धन बचा रहा। फंड अभी भी वहाँ है और ज़रूरत पड़ने पर निकाला भी गया और यह नियमित रूप से एकत्रित भी हो रहा है। मैंने तब से अपने निर्णय पर कभी पश्चाताप नहीं किया। मेरी पत्नी ने भी निर्णय की कुशलता और बुद्धिमत्ता को पहचाना। इसने हमें कई प्रलोभनों से बचाया है। मैं उस बात पर निश्चय रूप से विश्वास करता हूँ कि एक सार्वजनिक सेवक को कीमती उपहार कभी स्वीकार नहीं करने चाहिए। 13 फिर से भारत में मैं घर के लिए रवाना हुआ। मॉरिशस में जहाज़ रुका और क्योंकि वहाँ पर जहाज़ का पड़ाव लंबी अवधि का था, मैं किनारे गया और वहाँ की स्थानीय परिस्थितियों के साथ अच्छी तरह से घुल मिल गया। एक रात मैं वहाँ सर चार्ल्स ब्रूस का मेहमान रहा, जो उस समय उस उपनिवेश के गवर्नर थे। भारत पहुंचकर मैंने कुछ समय देश भ्रमण करते हुए बिताया। सन 1901 में कांग्रेस का सम्मेलन कलकत्ता में मिस्टर बाद में सर डिंसा वाचा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। मैं भी उसमें शामिल हुआ। यह मेरा कांग्रेस के साथ पहला अनुभव था। बम्बई से मैं उसी ट्रेन से चला जिससे सर फिरोज शाह मेहता जा रहे थे, क्योंकि मैं उनसे दक्षिण अफ्रीका की परिस्थितियों के बारे में चर्चा करना चाहता था। मैं जानता था कि कितने राजसी ठाट बाट से वे रहते थे। उन्होंने अपने लिए एक विशेष सैलून आरक्षित किया हुआ था और मुझे आदेश मिला था कि वहीं आकर मैं उनसे बात करूं। इसीलिए मैं सैलून गया और उस निश्चित स्टेशन में अपनी परिस्थिति दर्ज कराई। उनके साथ मिस्टर वाचा, मिस्टर चीमन लाल सेतलवड़ थे। वे सब राजनीतिक पर चर्चा कर रहे थे। जैसे ही सर फिरोज शाह ने मुझे देखा, उन्होंने कहा, गांधी, लगता है मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया जा सकता। गांधी, लगता है तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। हम जरूर उस प्रस्ताव को पास करेंगे जिसे तुम करवाना चाहते हो, लेकिन अपने देश में हमारे क्या अधिकार हैं? मेरा विश्वास है कि जब तक हमारे पास अपने ही देश में कुछ व्यक्ति नहीं हैं, तब तक आप उपनिवेशों में अच्छी तरह काम नहीं कर सकते हैं।
मैं एकदम चौंक गया। ऐसा लगा मिस्टर सेतलवर्ड की भी यही सोच थी। मिस्टर वाचा ने मेरी ओर दयनीय भाव के साथ देखा। मैंने उनसे विनती की, लेकिन सरफिरोज शाह के साथ तर्क करने का कोई प्रश्न नहीं था, क्योंकि मेरे जैसा एक अदना व्यक्ति बम्बई के बेताज बादशाह से कैसे कुछ कहता। मैं इसी बात से संतुष्ट था कि कांग्रेस में मुझे अपना प्रस्ताव देने की इजाज़त मिल गई थी। मुझे प्रसन्न करने के लिए मिस्टर वाचा ने मुझसे कहा, अपना प्रस्ताव तुम मुझे दिखाओगे। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और अगले स्टेशन पर उतर गया। इस प्रकार मैं कलकत्ता पहुंचा। स्वागत कमेटी बहुत आदर सत्कार के साथ अध्यक्ष को उनके कैंप में ले गई। मैंने एक स्वयंसेवक से पूछा कि मुझे यहाँ जाना है। वह मुझे रिपन कॉलेज ले गया, जहाँ कई प्रतिनिधियों को रखा गया था। भाग्य ने यहाँ मेरा साथ दिया। लोकमान्य तिलक जी भी उसी खंड में थे जिसमें मैं था। जहाँ तक मुझे याद है, वे एक दिन बाद आए थे। जैसा कि स्वाभाविक था, लोकमान्य जी अभी भी बिना अपने दरबार के नहीं होते थे। अगर मैं एक चित्रकार होता तो मैंने जिस प्रकार उन्हें बिस्तर पर बैठे हुए देखा था, उस प्रकार उसका एक चित्र बनाता। एक दृश्य मेरी आंखों में के सामने अभी भी सजीव है। उन अनगिनत व्यक्तियों में जो उनके पास आए, उनमें से मैं केवल एक व्यक्ति को याद कर सकता हूँ। वे थे स्वर्गीय बाबू मोतीलाल घोष, जो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे। उनका जोर शोर से ठहाका लगाना और शासक जाति के गलत कार्यों के बारे में बातें करना उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन मैं इस कैंप की कुछ बातों का यहाँ विस्तार से वर्णन करना चाहता हूँ। स्वयंसेवक एक दूसरे से उलझ रहे थे। यदि आप एक से कुछ करने को कहते हैं, तब वह उस कार्य को दूसरे स्वयंसेवक से करने को कहता और फिर दूसरा तीसरे से को। इसी प्रकार यह चलता रहता। और जहाँ तक प्रतिनिधियों का सवाल था, वे न तो यहाँ के रहे और न वहाँ के। मैं स्वयंसेवकों के साथ मित्रता बना ली थी। मैंने उन्हें कुछ बातें दक्षिण अफ्रीका की बताई और उन्हें अपने दिए गए बहुत शर्मिंदगी हुई। मैंने उन्हें कुछ सेवा के गुप्त रहस्यों के बारे में बताया। ऐसा लगा जैसे यह उन्हें समझ में आ गया था। लेकिन सेवा कोई मशरूम की तरह बढ़ने वाली खेती नहीं है। यह पहले इच्छा शक्ति को बनाती है, फिर अनुभव देती है। उन सरल और सहृदय युवाओं में इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इस मामले में उनका अनुभव शून्य था। कांग्रेस हर वर्ष 3 दिन के लिए ऐसी सभा आयोजित करती थी और फिर सो जाती थी, यानी निष्क्रिय रहती थी। कौन सा ऐसा प्रशिक्षण होगा जो इन्हें वर्ष के केवल 3 दिनों के कार्य के लिए शिक्षित करेगा। स्वयंसेवकों के लिए प्रतिनिधि मात्र एक वस्तु थे। उन्हें सही ढंग का लंबी अवधि का प्रशिक्षण नहीं मिला था। वे स्वयं कुछ नहीं करते थे। स्वयंसेवक यह करो, स्वयंसेवक यह करो, केवल यही उनके लिए लगातार आदेश होते थे। यहाँ पर भी मुझे काफ़ी अस्पृश्यता का सामना करना पड़ा। तमिल रसोई सभी की रसोइयों से काफ़ी दूर बनाई गई थी। तमिल प्रतिनिधियों के लिए खाते समय दूसरों को देखना भी दूषित हो जाता था। इसीलिए उनके लिए कॉलेज के प्रांगण में एक विशेष रसोई की व्यवस्था की गई थी, जिसके चारों तरफ वेंत से दीवार बनाई गई थी। यह धुएं से भरी हुई थी, जो आपका दम घोट रही थी। यहाँ खाना खाने, हाथ धोने का इंतजाम एक ही जगह पर किया गया था, एक बंद जगह जहाँ किसी निकासी की व्यवस्था नहीं की गई थी। मुझे यह धर्म का उपहास उड़ाता नजर आया। मैंने मन ही मन सोचा यदि कांग्रेस के प्रतिनिधियों के बीच इतनी अस्पृश्यता की भावना है, तो यह अच्छी तरह समझा जा सकता है कि उनके घटकों के बीच
किस हद तक ऐसा होता होगा, मैं यह सोचकर ही सिहर गया। वहाँ गंदगी की कोई सीमा नहीं थी, पानी से भरे गड्ढे हर जगह थे। वहाँ केवल कुछ ही शौचालय थे और उनकी बदबू की याद मुझे आज तक दुखी करती है। मैंने इस ओर स्वयंसेवकों का ध्यान दिलाया, उन्हें सपाट शब्दों में कहा कि यह उनका कार्य क्षेत्र नहीं है, यह सफाई कराने वालों यानी मेहतर का काम है। मैंने उनसे झाड़ू मांगा, वे मुझे आश्चर्य से देखने लगे। मैं एक झाड़ू लाया और शौचालय को साफ किया, लेकिन यह मैंने अपने लिए किया था। भीड़ इतनी ज़्यादा थी और शौचालय की संख्या बहुत कम थी, इसीलिए वहाँ थोड़े अंतराल के बाद सफाई की आवश्यकता थी, लेकिन इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता था। इसीलिए यह कार्य मैंने अपने तक ही सीमित किया। दूसरों के लिए गंदगी और बदबू कोई समस्या नहीं थी, लेकिन यहाँ केवल यही नहीं था। कुछ प्रतिनिधियों ने रात के समय अपने कमरे के बाहर बरामदे को मूत्राशय बनाने में झिझक नहीं दिखाई। जब सुबह मैंने स्वयंसेवकों को वह जगह दिखाई तो वहाँ कोई भी सफाई करने के लिए तैयार नहीं था और किसी ने भी मुझे वहाँ फिर सफाई करते देखकर कोई सहायता करने का प्रस्ताव नहीं रखा। तब से परिस्थितियों में सुधार हुआ है, लेकिन आज भी उन विचारहीन प्रतिनिधियों को यह जानने की कोई उत्सुकता नहीं होती कि कांग्रेस कैंप को किसने बर्बाद किया। वे उसी प्रकार की बदतमीजियां करते रहते हैं और स्वयंसेवक वहाँ हमेशा सफाई के लिए नहीं रहते। मैंने देखा कि यदि कांग्रेस का अधिवेशन लंबा होता तब परिस्थितियाँ प्लेग जैसी बीमारी फैलने के लिए उचित वातावरण बना देती। 14 हम सूची 14 देखेंगे। क्लर्क और वाहक। कांग्रेस अधिवेशन शुरू होने में अभी 2 दिन शेष थे। मैंने अपने मन में कांग्रेस ऑफिस में अपनी सेवा देने का निश्चय कर लिया था, जिससे मैं कुछ अनुभव प्राप्त कर सकूं। इसीलिए कलकत्ता में जैसे ही मैं अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होता, मैं तुरंत कांग्रेस ऑफिस चला जाता। बाबू भूपेंद्र नाथ बसु और श्रीयुक्त घोषल वहाँ के सचिव थे। मैं भूपेंद्र बाबू के पास गया और अपनी सेवा देने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने मुझे देखा और कहा, मेरे पास कोई काम नहीं है, लेकिन शायद घोषाल बाबू के पास कुछ हो सकता है। कृपया करके आप उनके पास जाएं। मैं उनके पास गया। उन्होंने मुझ पर सरसरी निगाह से डाली और मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको केवल क्लर्क वाले काम दे सकता हूँ, क्या आप करेंगे? मेरा जवाब था, निश्चित रूप से करूँगा। मैं यहाँ वह सब कुछ करने को तैयार हूँ यदि मैं उन्हें करने में सक्षम हूँ। यह एक प्रकार से सही उत्साह है, यंग मैन। फिर उन्होंने अपने स्वयंसेवकों को, जिन्होंने उन्हें घेरा हुआ था, उनकी ओर मुखातिब होते हुए कहा, क्या तुम लोगों ने सुना यह युवक क्या कह रहा है? फिर मेरी ओर मुड़े और कहा, तो फिर यहाँ निपटाने के लिए चिट्ठियों की ढेरी है, एक कुर्सी लो और शुरू हो जाओ। जैसे कि तुम देख रहे हो, मुझसे मिलने यहाँ सैकड़ों लोग आते हैं। मैं क्या करूँ? उनसे मिलूँ या मैं उन वस्तुताओं के साथ उनका उत्तर दूँ? मेरे पास कोई क्लर्क नहीं है जिसे मैं यह कार्य सौंप सकूं। उनमें से ज़्यादातर प्रश्नों में कुछ विशेष नहीं है, लेकिन कृपा करके आप उन्हें देख लें। यदि वे इसके लायक हैं तो उन्हें उनकी प्राप्ति की सूचना दें और ऐसे पत्रों के बारे में मुझे बताएं जिनको जवाब देने की ज़रूरत है। अपने प्रति उनका यह विश्वास देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। श्रीयुत घोषाल जी मुझे नहीं जानते थे। जब उन्होंने यह काम मेरे सुदूर पर किया, काफ़ी बाद में उन्होंने मेरे बारे में पूछा। मुझे अपना कार्य काफ़ी सामान लगा। उन भ्रष्टाचार की ढेरी को निपटाना था। मैंने जल्द ही यह कार्य समाप्त कर दिया तो श्रीयुत घोषाल बहुत प्रसन्न हुए। वे बहुत बातूनी थे, घंटों बातें कर सकते थे। जब उन्होंने मेरा इतिहास जाना तब
उन्हें मुझे इस तरह क्लर्कों का काम देने में बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने उन्हें आश्वस्त किया, कृपा करके आप चिंता न करें। मैं आपके आगे क्या कहूँ? आपने कांग्रेस की सेवा करते हुए अपने बाल सफ़ेद किए हैं और आप वैसे भी मेरे से बड़े हैं। मैं केवल एक अनुभवहीन युवक हूँ अनुभवहीन युवक हूँ। आपने मुझ पर विश्वास करके जो काम मुझे सौंपा है उसके लिए मैं आपका कर्जदार हो गया हूँ, क्योंकि मैं कांग्रेस का काम करना चाहता हूँ और आपने मुझे एक दुर्लभ अवसर दिया। उनका विवरण समझने के लिए मैं तुमको एक सच बताता हूँ। श्रीयुत घोषाल ने मुझसे कहा, यही एक उचित उत्साह है, लेकिन आज के युवा इसे नहीं समझते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं कांग्रेस को उसकी स्थापना से जानता हूँ। वास्तव में मैं मिस्टर ह्यूम के साथ इसे बनाने में अपना श्रेय भी स्वीकार करता हूँ। हमने साथ मिलकर इसका निर्माण किया है। इस प्रकार हम अच्छे मित्र बन गए। उन्होंने मुझे अपने साथ भोजन करने के लिए जोर दिया। श्रीयुत घोषाल अपने कमीज के बटन अपने वाहक से लगवाते थे। मैंने उनके वाहक के इस कार्य को करने का प्रस्ताव दिया और मुझे ऐसा करना अच्छा लगता था, क्योंकि मैं हमेशा अपने से बड़ों का बहुत सम्मान करता था। जब उन्हें इस बात का पता चला तब उन्हें यह निजी काम करवाने में कोई आपत्ति नहीं हुई। वास्तव में वे बहुत प्रसन्न हुए। मुझसे बटन लगवाने पर वे कहते, देखो, अब कांग्रेस के सचिव के पास अपने बटन बंद करने का भी समय नहीं है। उसके पास हमेशा कोई न कोई काम करने को रहता है। श्रीयुत घोषाल की इस सरलता ने मुझे आनंदित किया, लेकिन इस काम के लिए मुझे कभी उनसे कोई शिकायत नहीं थी। जो फ़ायदा मुझे अपनी इस सेवा से मिला उसको मापा नहीं जा सकता। कुछ ही दिनों में मुझे कांग्रेस के कामकाज की जानकारी हो गई। मैंने गोखले और सुरेंद्रनाथ जैसे महानुभावों की गतिविधियों को देखा। मैंने यह भी देखा कि वहाँ कितना समय बर्बाद होता है। उसका मुझे तब बहुत अफसोस हुआ, और यह भी कि अंग्रेजी भाषा ने वहाँ मुख्यतः जगह बनाई हुई थी। वह अपनी ऊर्जा के प्रति बहुत कम आदर था, यानी कोई परवाह नहीं थी। एक के काम को एक से ज़्यादा लोग करते थे और ज़रूरी चीज़ों पर किसी का ध्यान भी नहीं जाता था। मेरा मन इन चीज़ों को ध्यान से आलोचनात्मक ढंग से देखता था, लेकिन मैं उदार भाव के साथ हमेशा सोचता था कि शायद इन परिस्थितियों में इससे ज़्यादा सही ढंग से नहीं किया जा सकता हो, और इन विचारों की वजह से मैंने किसी काम को कम नहीं आंका। अगला पार्ट आएगा 15 से।